आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे और अपनी लाइफ़्स को एन्जॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग को डिस्कस किया था, उसके ऊपर हमने प्रोग्राम्स बनाए थे। हम लोगों ने जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी कि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर हम इसी सिलसिले को आगे लेके चलेंगे और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका नाम कोड विद फैसल है, तो काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को जो भी वीडियोस इसमें अपलोड होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको थ्रू ईमेल मिल जाया करेगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना चाहें तो लाइक कर लें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर लें, वीडियो को शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं आप इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ भी जो कि इस्लामिक कॉलेज पेशावर के स्टूडेंट्स नहीं हैं, किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं और उन्होंने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस को एनरोल किया हुआ है इस कोर्स के अंदर, तो आप उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों का भी कोई फ़ायदा हो जाए। और काइंडली इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर ही देखें फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। और यही 3 रिक्वेस्ट थी और इसके बाद हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर की जो पीपीटी स्लाइड है उस पे जाने से पहले मैं कल के लेक्चर की पीपीटी स्लाइड आपको दिखाना चाहूँगा और इसके अंदर ये जो आपकी लास्ट स्लाइड है इसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने कल क्लास जब हमारी हो गई थी, जब वीडियो लेक्चर मैंने सारा रिकॉर्ड कर दिया था, तो इसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ टू बी डिस्कस्ड विद यू पीपल। ठीक है, वो क्या चीज़ है? वो है हमारा, एक तो ये जो आप देख लें ऑपरेटर का फंक्शन है प्लस प्लस ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ओवरलोड कर रहे हैं। ठीक है, और रिटर्न कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यार काउंटर क्लास जो है हमारी काउंटर क्लास, उसका ना एक नेमलेस ऑब्जेक्ट जो है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं और उसके ऑब्जेक्ट को हम पास कर रहे हैं काउंट प्लस प्लस। तो काउंट सॉरी प्लस प्लस काउंट यानी कि प्री इंक्रीमेंट काउंट, तो यानी कि पहले ये काउंट वेरिएबल की वैल्यू को ये इंक्रीमेंट करेगा और उसके बाद ये काउंट वेरिएबल की वैल्यू इसके अंदर पास करेगा। तो बहरहाल ये आपका प्री इंक्रीमेंट था। जो चीज डिस्कस करने वाली थी ना वो ये है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, देखें आपका ये जो फंक्शन है ना जिसका नाम ऑपरेटर है प्लस प्लस, इसकी रिटर्न टाइप भी काउंटर है। ये जो दूसरा आपका जो फंक्शन है, ठीक है, इसकी भी रिटर्न टाइप काउंटर है, इसका नाम भी ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर प्लस प्लस है। तो ये वाला जो है, ये वाला ये फंक्शन हमने लिखा है टू ओवरलोड द प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये वाला हमने लिखा है टू ओवरलोड द पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो इसका सिग्नेचर है यानी कि इसकी रिटर्न टाइप काउंटर, इसकी भी रिटर्न टाइप काउंटर, इसका नाम ऑपरेटर प्लस प्लस, इसका नाम भी ऑपरेटर प्लस प्लस। तो इस फंक्शन को इस फंक्शन से डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यहाँ पे इसकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट के अंदर आईएनटी लिखना पड़ेगा। ये आईएनटी वो इंटीजर नहीं है, ठीक है, नॉर्मल आपका जो इंटीजर कहलाता है ना, ये वो इंटीजर नहीं है। बेसिकली जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वालों ने ये किया, उन्होंने कहा यार कि ये जो अगर पोस्ट फिक्स आपकी पोस्ट फिक्स नोटेशन जो है, इसको भी अगर आपने ओवरलोड करना है तो इसके लिए भी आपको जो फंक्शन बनाना पड़ेगा उसका नाम काउंटर, उसकी रिटर्न टाइप अगर काउंटर है और फंक्शन का नाम अगर ऑपरेटर प्लस प्लस है, तो फिर इस फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर फर्क क्या होगा? फिर तो कंपाइलर आपका कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 0 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, यहाँ पे भी 0 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, विच इज बेसिकली नॉट अलाउड। तो इसलिए इस पहले फंक्शन ऑपरेटर प्लस प्लस को दूसरे फंक्शन ऑपरेटर प्लस प्लस से डिफरेंशिएट करने के लिए, यहाँ पे चूंकि 0 आर्ग्यूमेंट्स है तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट हमने डाल दिया आईएनटी। और ऐसा नहीं है कि आपका ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर है आपका, ये जब हम यूज करेंगे तो इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू या उसके अंदर हम कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन दोनों फंक्शंस को जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए, इन दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए ये जो आईएनटी का कीवर्ड है ये इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाकी इसके अंदर ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, ये आपका मेन फंक्शन है। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि काउंटर क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं C1 और C2।
C1 और C2 दोनों के लिए, इन दोनों के लिए, C1 के लिए भी और C2 के लिए भी, ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है, ये वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये चलेगा। और ये इस काउंटर क्लास के अंदर डेटा मेंबर जो काउंट है, इसकी वैल्यू जीरो कर देगा, नॉट इवन फॉर C1 बट ऑल्सो फॉर C2। तो ये देखें, C1 का काउंट भी जीरो होगा, C2 का काउंट भी जीरो होगा। देन आफ्टर दिस यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए सी आउट C1 इज इक्वल टू C1 डॉट गेट काउंट, यानी कि C1 ऑब्जेक्ट का गेट काउंट फंक्शन चलेगा। और ये आपका गेट काउंट फंक्शन है, ये आपको क्या रिटर्न करके दे रहा है? ये आपको रिटर्न करके दे रहा है काउंट वेरिएबल की वैल्यू। किसके काउंट वेरिएबल की वैल्यू? C1 के काउंट वेरिएबल की वैल्यू, क्योंकि C1 ने इसको कॉल किया। तो C1 का काउंट किसके बराबर है? जीरो के। तो प्रोग्राम आपको आउटपुट देगा C1 इज इक्वल टू जीरो। फिर C2 इज इक्वल टू गेट अंडरस्कोर काउंट। तो C2 जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसका गेट अंडरस्कोर काउंट फंक्शन चलेगा। और गेट अंडरस्कोर काउंट फंक्शन जो है वो क्या करता है? वो आपको अपने ऑब्जेक्ट का जो काउंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो चूंकि इसको कॉल किया है, गेट अंडरस्कोर काउंट को कॉल किया है C2 ने, तो C2 के जो काउंट वेरिएबल की वैल्यू है विच इज जीरो, वो आपको यहां पर रिटर्न करके देगा और आपको दिखाएगा C2 इज इक्वल टू जीरो। ओके जी, आफ्टर दिस यहां पे हमने लिखा है प्लस प्लस C1, यानी कि प्री इंक्रीमेंट, यानी कि भाई पहले ना ये प्लस प्लस C1 आपका जो है, ये जब चलेगा तो C1 जो है वो तो एक्चुअली काउंटर क्लास का ऑब्जेक्ट है। और आपका ये जो प्री इंक्रीमेंट वाला जो ऑपरेटर है, ये चलेगा प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, ऑपरेटर प्लस प्लस, ये वाला रिटर्न काउंटर प्लस प्लस काउंट। तो यहां पे आपका ये जो चूंकि ये प्लस प्लस ऑपरेटर जो है C1 ऑब्जेक्ट के पास आपने लिखा है ना, C1 ऑब्जेक्ट के साथ, तो C1 ऑब्जेक्ट का जो काउंट वेरिएबल होगा ना, वो प्री इंक्रीमेंट होगा। और काउंट वेरिएबल की वैल्यू जो है C1 का जो काउंट है वो बढ़ के यानी कि प्लस प्लस C1 से C1 वेरिएबल, C1 ऑब्जेक्ट का जो काउंट है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जरूर रिटर्न होगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे असाइन नहीं कर रहे। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C2 इज इक्वल टू प्लस प्लस C1। तो प्लस प्लस C1 से क्या होगा कि आपका ये जो ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन है ये चलेगा। और आपको ये प्लस प्लस आपने लिखा है चूंकि C1 ऑब्जेक्ट के साथ, तो C1 का जो काउंट है ना वो इंक्रीमेंट होगा। C1 का काउंट C1 का जो काउंट है वो इंक्रीमेंट होगा। तो C1 का काउंट जो है इस स्टेटमेंट के बाद C1 का काउंट जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। और जो 2 है वो C2 ऑब्जेक्ट के काउंट को भी असाइन हो जाएगा, ठीक है। C2 ऑब्जेक्ट के काउंट वेरिएबल को भी 2 असाइन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लिख रहे हैं C1 का काउंट वेरिएबल की वैल्यू दिखा दो, C2 के काउंट वेरिएबल की वैल्यू दिखा दो। तो ये C1 इज इक्वल टू 2 दिखाएगा, C1 इज इक्वल टू 2 दिखाएगा और C2 इज इक्वल टू 2 दिखाएगा। फिर इसके बाद हम यहां पे लिख रहे हैं C2 इज इक्वल टू C1 प्लस प्लस। दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट से ये होगा कि चूंकि पहले तो ये देख लें कि यार C1 के साथ आपने इस प्लस प्लस को जो है वो इस ऑपरेटर को आपने यूज किया हुआ है, तो आपका ना ये वाला फंक्शन चलेगा, ठीक है, काउंटर ऑपरेटर प्लस प्लस इंटीजर। और रिटर्न करो एक नेमलेस ऑब्जेक्ट, काउंटर क्लास का एक नेमलेस ऑब्जेक्ट रिटर्न करो। और उसके अंदर जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है, इस ऑपरेटर प्लस प्लस को, बेसिकली ये C1 प्लस प्लस जब हम लिखते हैं ना, तो C1 ने इसको कॉल किया, तो C1 का जो काउंट है ना वो पोस्ट इंक्रीमेंट कर दो, यानी कि C1 का जो काउंट है ना वो पहले आप इस नेमलेस ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर को दे दें, नेमलेस ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर को पास करें। तो ये नेमलेस ऑब्जेक्ट का जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये वेरिएबल C में आके वैल्यू स्टोर होगी, और ये वैल्यू जो है इसके नेमलेस ऑब्जेक्ट के काउंट वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी, विच विल बी 2, दो इसमें आके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। C2 के काउंट वेरिएबल के अंदर, C2 के काउंट वेरिएबल के अंदर दो आके स्टोर हो जाएगी। और C1 का जो काउंट है वो बाद में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो यहां पे C2 इज इक्वल टू C1 प्लस प्लस स्टेटमेंट है। इसके बाद C1 का काउंट जो है वो वो आपको डिस्प्ले करके देगा, और C2 का काउंट आपको डिस्प्ले करके देगा। तो बेसिकली C2 का काउंट जो है वो 2 हो जाएगा, और C1 का काउंट जो है वो बाद में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो आपका C1 का काउंट जो है वो 3 है, वो आपको डिस्प्ले करके देगा, और C2 का काउंट जो है वो 2 है, वो आपको डिस्प्ले करके देगा। तो ये कुछ चीजें थी, ये चीज मैं डिस्कस नहीं कर पाया लास्ट लेक्चर के अंदर, मैं रियलाइज नहीं कर पाया कि आपका ये जो ऑपरेटर प्लस प्लस है, जो कि पोस्ट इंक्रीमेंट जो आपका ऑपरेटर है उसको ये ओवरलोड कर रहा है। तो इसमें ये जो INT का कीवर्ड है ये मैं बताना आपको भूल गया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये सबसे पहले डिस्कस करूं। ओके जी, इस स्लाइड को कर देते हैं क्लोज और चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास
नंबर 11 है, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ा। ओवरलोडिंग हमने देखी, यूनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग देखी, यानी कि प्लस प्लस ऑपरेटर, माइनस माइनस भी आप ओवरलोड कर सकते हो। आर्ग्यूमेंट ऑफ ओवरलोडेड फंक्शन मींस कि अभी जो थोड़ी देर पहले जो फंक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जो रह गया था डिस्कस करना लास्ट क्लास के अंदर, ये बात हो रही है उस ओवरलोडेड फंक्शन की, ऑपरेटर प्लस प्लस, जिसमें हमने आईएनटी पास किया है। ठीक है, वो ऑपरेटर प्लस प्लस का जो फंक्शन है ना, वो भी ओवरलोड हुआ हुआ है पोस्ट फिक्स के लिए। और जो आपका प्री प्री इंक्रीमेंट है और जो पोस्ट इंक्रीमेंट है, उन दोनों के लिए ऑपरेटर प्लस प्लस के नाम से फंक्शंस है। लेकिन एक में आईएनटी हमने लिखा है पोस्ट फिक्स के अंदर, और प्री फिक्स के अंदर हमने उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट भी पास नहीं किया है। ठीक है, जैसे ही आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि काउंटर ऑपरेटर प्लस प्लस रिटर्न काउंटर प्लस प्लस काउंट, तो ये जो है प्री इंक्रीमेंट और ये पोस्ट इंक्रीमेंट। और पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए हमने इसके आर्ग्यूमेंट लिस्ट के अंदर आईएनटी लिखा था। ठीक है, जस्ट टू डिफरेंशिएट, जस्ट टू मेक देम डिफरेंट। ठीक है, वरना कंपाइलर यहाँ पे जो है कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, टुडेज लेक्चर हम देखेंगे डिस्टेंस क्लास। उसमें हम जो है प्लस प्लस ऑपरेटर और जो माइनस माइनस ऑपरेटर है उसको, यानी कि increment operator, both the post and pre-increment, and decrement operator, both the post decrement and pre-decrement, उनको डिस्कस करेंगे। प्लस प्लस जो है वो ऐड करेगा 1 इन द फीट वेरिएबल एंड 1 इन द इंचेस वेरिएबल। डिस्टेंस वाली क्लास हमने काफी दफा डिस्कस की है। डिस्टेंस वाली क्लास के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, फ्लोट टाइप के इंचेस एंड फ्लोट टाइप का फीट वेरिएबल। तो प्लस प्लस वेरिएबल, सॉरी, प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, वो फीट वेरिएबल में 1 का इजाफा कर देगा और इंचेस के अंदर 1 का इजाफा कर देगा उस ऑब्जेक्ट के फीट और इंचेस में जिसके साथ ये प्लस प्लस ऑपरेटर आया होगा। ठीक है, एंड द डेक्रीमेंट ऑपरेटर विल सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द फीट एंड 1 फ्रॉम द इंचेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसके साथ आपने इस माइनस माइनस इस डेक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया होगा। फिर हम देखेंगे प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स, और ओवरलोड करेंगे हम बाइनरी ऑपरेटर को। प्लस का ऑपरेटर हम जो है ओवरलोड करने की कोशिश करेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डिस्टेंस की एग्जांपल है, ओवरलोड द प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डेक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर फॉर डिस्टेंस क्लास सच दैट द इंक्रीमेंट, व्हाट इंक्रीमेंट डज इज दैट इट विल add 1 in the feet variable and 1 in the inches variable of that object जिसके साथ आपने इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को कॉल किया होगा। And the decrement operator will subtract 1 from the feet and 1 from the inches of that object, उस ऑब्जेक्ट के फीट और इंचेस में से डेक्रीमेंट कर देगा, माइनस कर देगा जिसके साथ आपने डेक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज किया होगा। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, इसको भी देखेंगे और पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों को देखेंगे। इसी तरीके से प्री डेक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट दोनों को देखेंगे। तो ओवरलोडिंग द बाइनरी ऑपरेटर्स, इस पे जाने से पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि प्रोग्राम जो है वो लिख लेते हैं इसका। ठीक है, इसका प्रोग्राम लिख लेते हैं ताकि हम इसको डिस्कस कर सकें। तो मैं यहाँ पे फाइल मेन्यू पे जाता हूँ, मैं न्यू ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, कंसोल एप्लीकेशन है, सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन है, इसको नेक्स्ट किया। प्रोजेक्ट का टाइटल है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसको नेक्स्ट किया, फिनिश किया। ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये ओपन है, सोर्सेज मेन डॉट सीपीपी, यहाँ पे क्लास बना लेंगे डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस की क्लास है। इसके अंदर जो है प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, इसके 2 प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, फ्लोट टाइप का फीट एंड इंचेस। पब्लिक में आते हैं, इसका जो है वो कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेते हैं। डिस्टेंस ये आपका ये आपका जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इनिशियलाइजर लिस्ट के अंदर हम लिख देते हैं यार कि फीट वेरिएबल में 0 डाल दो और इंचेस वेरिएबल के अंदर भी 0 पुट कर दो। और इसका हम लोग एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं, डिस्टेंस फ्लोट एफ एंड फ्लोट आई। और इनिशियलाइजर लिस्ट में हम लिखते हैं कि यार फीट वेरिएबल के अंदर एफ डाल दो और आपका जो इंचेस वेरिएबल है उसके अंदर आई पुट कर दो। ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। देन इसके बाद हम जो है एक मेथड डिक्लेयर कर लेंगे वॉइड डिस्प्ले के नाम से।
जो कि आपको किसी ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा तो उसके फीट वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, वो आपको डिस्प्ले करके देगा, और उसके जो इंचेस वेरिएबल हैं, इंचेस नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको डिस्प्ले करके दे देगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंचेस। फिर इसके बाद हम अपना जो ऑपरेटर है प्लस प्लस, ठीक है, उसको ओवरलोड कर लेते हैं, और ये आपका बेसिकली है जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। इस प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम ओवरलोड करते हैं। ओके जी, पहले तो इस तरह कर लेते हैं कि इसकी मैं रिटर्न टाइप जो है ना वो वॉइड रख देता हूँ। फिर बाद में इसको डिस्टेंस भी देख लेंगे, डिस्टेंस क्लास का ये ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करेगा। वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस जो भी यानी कि प्री इंक्रीमेंट आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है, जो भी यूज़ करेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्लास का, तो उसकी फीट वेरिएबल जो है ना वो प्री इंक्रीमेंट कर दी जाएगी, और उसके जो इंचेस वेरिएबल हैं उसको प्री इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से मैं इसी मेथड को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस ये अब आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है, और पोस्ट इंक्रीमेंट में हम जो है वो फीट प्लस प्लस लिखेंगे, और इंचेस प्लस प्लस। ओके जी, इसी तरीके से यहाँ पे एक मेथड मैं और बना लेता हूँ, वॉइड सेट सेट डिस्टेंस के नाम से, जिसको मैं फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल पास करूंगा और फ्लोट टाइप का दूसरा वेरिएबल पास करूंगा। ये पहले वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फीट वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा, और इंचेस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो वेरिएबल आई के अंदर असाइन कर देगा, ठीक है। ये तो आपका ये जो है आपने यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और यहाँ पे आपने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि प्री डेक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, और पोस्ट डेक्रीमेंट ऑपरेटर उसको हम ओवरलोड कर रहे हैं, और यहाँ पे प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस, ये आपका पोस्ट डेक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, पोस्ट डेक्रीमेंट। इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ, अपने इस हेडर फाइल की इंक्लूजन के बाद लिख देता हूँ, ये आपकी क्लास है, ठीक है। आई होप के ये कंप्लीट है, यस इट इज़ कंप्लीट। और अब क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। और इस आपके ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डेक्रीमेंट एंड प्री डेक्रीमेंट जो ऑपरेटर्स हैं, इनको हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस d1, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। लेट्स सपोज इसके फीट वेरिएबल में डाल देते हैं 2.5, और इसके इंचेस वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं फॉर एग्जांपल 7.25। डिस्टेंस टाइप का एक और वेरिएबल है d2, इसके अंदर हम डाल देते हैं लेट्स सपोज 3.5 इसकी फीट की वैल्यू, और इसके इंचेस की वैल्यू है लेट्स सपोज 6.75, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो d1 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका प्री इंक्रीमेंट कॉल करते हैं, और d2 का हम पोस्ट इंक्रीमेंट जो आपका पोस्ट इंक्रीमेंट जो है ऑपरेटर उसको कॉल करते हैं। लेकिन उससे पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि इसका जो d1 और d2 के जो फीट और इंचेस है ना उसको भी हम डिस्प्ले करा देते हैं, ठीक है। तो सी आउट स्टेटमेंट में मैं लिख देता हूं कि द फीट एंड इंचेस ऑफ d1 object are
और यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ D1 डॉट डिस्प्ले का मेथड, ठीक है, D1 का डिस्प्ले का मेथड। और इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ द फीट एंड इंचेस ऑफ D1 की बजाय अब मैं जो D2 ऑब्जेक्ट है उसके फीट और इंचेस की वैल्यू जो है वो मैं डिस्प्ले करना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं D2 डॉट डिस्प्ले लिख देता हूँ। द फीट एंड इंचेस ऑफ D1 ऑब्जेक्ट बिफोर इंक्रीमेंट, ठीक है, बिफोर इंक्रीमेंट। और इस तरीके से द फीट एंड इंचेस ऑफ D2 ऑब्जेक्ट बिफोर इंक्रीमेंट आर, और ये मुझे इस तरीके से डिस्प्ले करके देगा, ठीक है। और इसके बाद मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पे लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। द फीट एंड इंचेस ऑफ D1 ऑब्जेक्ट आफ्टर प्री इंक्रीमेंट और द फीट एंड इंचेस ऑफ D2 ऑब्जेक्ट आफ्टर पोस्ट इंक्रीमेंट आर, ठीक है, D1 डॉट डिस्प्ले एंड D2 डॉट डिस्प्ले। तो इसको मैं कर देता हूं सेव और इसको मैं कर लेता हूं बिल्ड टू सी इफ देयर आर एनी एरर्स, ठीक है। ये सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। जो डिस्प्ले का फंक्शन है इसके अंदर आखिर में मैं एंड एल यूज़ कर लेता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर मैं बैक स्लैश एन यूज़ कर लेता हूँ, इधर भी मैं बैक स्लैश एन यूज़ कर लूँगा और यहाँ पर भी मैं बैक स्लैश एन यूज़ कर लूँगा। फाइल को मैं सेव करता हूँ, इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके जी। ओके, तो आपका जो D1 ऑब्जेक्ट है उसके फीट और इंचेस की वैल्यू है 2.5 एंड 7.25। D1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं द फीट एंड इंचेस ऑफ D1 ऑब्जेक्ट बिफोर इंक्रीमेंट आर 2.5 एंड 7.25। इसके बाद आपने D2 ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी फीट और इंचेस की वैल्यू है 3.5 एंड 6.75। तो यहाँ पे द फीट एंड इंचेस ऑफ D2 ऑब्जेक्ट बिफोर इंक्रीमेंट आर, ये आपको डिस्प्ले करके देगा, डिस्प्ले का फंक्शन। D2 ऑब्जेक्ट के फीट और इंचेस की वैल्यू जो कि 3.5 एंड 6.75 है, ठीक है, 3.5 एंड 6.75। इसके बाद आपने आपने अपने इस D1 ऑब्जेक्ट को प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपने इसके साथ लगाया। तो बेसिकली क्या होगा कि आपका ये जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये चलेगा, ठीक है। और ये फीट वेरिएबल की वैल्यू को प्री इंक्रीमेंट कर देगा और इंचेस वेरिएबल की वैल्यू को प्री इंक्रीमेंट कर देगा ऑफ D1 ऑब्जेक्ट। तो D1 ऑब्जेक्ट के फीट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी 3.5 और इसकी इंचेस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी 8.25। इसी तरीके से D2 प्लस प्लस क्या करेगा कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, लेकिन इसका जो फर्क है वो आपको अभी नजर नहीं आएगा। बहरहाल D2 के फीट और इंचेस 3.5 है और 6.75 है, ये आपको D2 के फीट और इंचेस वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देगा, इसको 4.5 और इसको 8.75 आपको डिस्प्ले करके देगा, ठीक है। इस तरीके से देखें आपके जो D1 है, ठीक है, D1 के फीट और इंचेस को देखें 2.5 एंड 7.25। इंक्रीमेंट होने के बाद ये आपको दिखा रहा है D1 के फीट 3.5 एंड 8.25 जो कि इंक्रीमेंट हुए हुए हैं। इसी तरीके से D2 के फीट की वैल्यू 3.5 है और D2 के फीट की वैल्यू 4.5 हो जाएगी इंक्रीमेंट होने के बाद। D2 के इंचेस की वैल्यू है 6.75 और वो इंक्रीमेंट होने के बाद 7.75 हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम इसी तरीके से माइनस माइनस D1 और
D2 के साथ हम पोस्ट डेक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देंगे एंड यहां पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूं इन्हीं स्टेटमेंट्स को और इनको पेस्ट कर लेता हूं और यहां पे सी आउट स्टेटमेंट के अंदर मैं लिख दूंगा कि द फीट एंड इंचेस ऑफ D1 ऑब्जेक्ट आफ्टर प्री डेक्रीमेंट, ठीक है, प्री डिक्रीमेंट, एंड द फीट एंड इंचेस ऑफ D2 ऑब्जेक्ट आफ्टर पोस्ट डेक्रीमेंट, ठीक है, आर D1 डॉट डिस्प्ले एंड D2 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूं सेव और ये क्या करेगा, ये सिंपली D1 के फीट और इंचेस को डिक्रीमेंट कर देगा और D2 के फीट और इंचेस को, इस ऑब्जेक्ट के फीट और इंचेस को डिक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे ये आपका प्री डेक्रीमेंट वाला मेथड चलेगा और यहाँ पे आपका पोस्ट डेक्रीमेंट वाला मेथड चलेगा। जब आप इसके साथ D1 के साथ जब आप प्री इंक्रीमेंट लगाएंगे तो ये मेथड चलेगा और D2 के साथ जो है पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए ये वाला मेथड चलेगा। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ बिल्ड और इसको मैं कर लेता हूँ रन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि पहले तो ये आपका जो D1 है इसके फीट और इंचेस हैं, फीट है 2.5, इंक्रीमेंट होने के बाद 3.5, D1 के इंचेस 7.25 है और इंक्रीमेंट होने के बाद 8.25। इसी तरीके से D1 के फीट है 3.5 और डेक्रीमेंट होने के बाद हो जाएंगे 2.5। D1 के इंचेस हैं 8.25 और डेक्रीमेंट होने के बाद 7.25 हो जाएंगे। इसी तरीके से D2 के फीट है 3.5, इंक्रीमेंट होने के बाद 4.5। इसके जो इंचेस हैं 6.75, इंक्रीमेंट होने के बाद 7.75। इसी तरीके से जब D2 को आप डिक्रीमेंट करेंगे तो 4.5 से इसका जो फीट वेरिएबल की वैल्यू है वो 3.5 रह जाएगी और 7.75 इसके इंचेस वेरिएबल की वैल्यू है जो कि कम होके 6.75 रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डेक्रीमेंट स्टेटमेंट आपकी चल गई। लेकिन इसमें ज्यादा फर्क आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, वो फर्क आपको तब नजर आएगा जब आपका ये जो ऑपरेटर प्लस प्लस और ऑपरेटर माइनस माइनस के जो फंक्शंस हैं, जब ये डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे तो वहां पे आपको फिर फर्क नजर आएगा। ठीक है, तो चलते हैं इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं और हम जो है अब क्या करेंगे, आपके जो ऑपरेटर नाम के जो फंक्शंस हैं ये रिटर्न करेंगे डिस्टेंस टाइप का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ओके जी, अब इसमें जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो हम कर लेते हैं और उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं डिस्टेंस क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बना लूंगा, D3 एंड D4। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ना, ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स, इनको तो मैं कर लेता हूँ फिलहाल रिमूव। ठीक है, रिमूव करने के बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैं लिखता हूँ D3 इज इक्वल टू प्री इंक्रीमेंट D1। ठीक है, D4 इज इक्वल टू D2 ऑब्जेक्ट और इसके साथ मैं पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं यहां पे ये जो आपका पोस्ट इंक्रीमेंट, सॉरी जो प्री इंक्रीमेंट वाला जो आपका ये ऑपरेटर फंक्शन है, मैं इसकी रिटर्न टाइप अब लिख दूंगा यहां पे डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि इसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। सेकेंडली मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पे लिखूंगा कि यार रिटर्न करो डिस्टेंस क्लास का एक नेमलेस ऑब्जेक्ट और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा प्री इंक्रीमेंटेड फीट एंड प्री इंक्रीमेंटेड इंचेस की वैल्यू। इसी तरीके से ये पोस्ट इंक्रीमेंट जो आपका ऑपरेटर प्लस प्लस है, इसमें वॉइड की बजाय मैं अब लिख दूंगा यहां पे डिस्टेंस और फीट प्लस प्लस और इंचेस प्लस प्लस रिटर्न करेगा आपका एक नया नेमलेस ऑब्जेक्ट होगा, रिटर्न डिस्टेंस, और ये रिटर्न करेगा फीट प्लस प्लस और इंचेस प्लस प्लस। ओके जी, इसको मैं कर लेता हूं सेव। ठीक है, और यहां पे मैं आपको डिस्प्ले करा देता हूं। यहां पे सी आउट स्टेटमेंट लिख देते हैं और यहां पे लिख देते हैं कि द फीट एंड इंचेस ऑफ D1 ऑब्जेक्ट आफ्टर प्री इंक्रीमेंट
एंड एल, यहां लिख देंगे D1 डॉट डिस्प्ले। ओके जी, देन सी आउट, बल्कि मैं इस तरह कर लेता हूं कि इसी स्टेटमेंट को मैं कर लेता हूं कॉपी, और यहां पे लाके पेस्ट कर देता हूं। सी आउट, यहां पे \n एक लगा देंगे, ओके जी, और यहाँ पे D1 डॉट डिस्प्ले की बजाय D2 डॉट डिस्प्ले, और यहाँ पे भी D1 की बजाय D2 ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, इसी तरीके से मैं इस चारों स्टेटमेंट्स को कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ \n, द फीट एंड इंचेस ऑफ D3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, द फीट एंड इंचेस ऑफ D3 ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये यूजर को नजर आएगा, और यहां पे D3 ऑब्जेक्ट का डिस्प्ले मेथड चलेगा। द फीट एंड इंचेस ऑफ D4 ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हम यूजर को डिस्प्ले कराएंगे। आफ्टर इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट की लिखने की जरूरत नहीं है, और यहां पे जो है आपका D4 डॉट डिस्प्ले का मेथड है। अच्छा जी, नाउ यहां पे आपका ये प्लस प्लस D1 है ना, प्लस प्लस ऑपरेटर किस ऑब्जेक्ट के साथ आया है? D1 के साथ। अच्छा जी, आपका ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, D1 के जो फीट हैं वो प्री इंक्रीमेंट हो जाएंगे, यानी कि पहले उसकी वैल्यू जो है ना, पहले इस फीट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी, इंक्रीमेंट होने के बाद वो वैल्यू इसके अंदर पास होगी इस नए ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर के अंदर। फिर इंचेस वेरिएबल की वैल्यू चूंकि प्री इंक्रीमेंट है, तो पहले इसकी वैल्यू जो है ना इंक्रीमेंट करेगी, और फिर वो पास होगी इस डिस्टेंस क्लास के कंस्ट्रक्टर को, यानी कि यहां पे जो नया ऑब्जेक्ट जो बन रहा है ना, ठीक है, उसकी फीट की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी फिर इसमें पास होगी। यहां पे इसकी इंचेस की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी फिर इसके अंदर पास होगी, और यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट, जो नया ऑब्जेक्ट जो रिटर्न हो रहा है ना, वो ऑब्जेक्ट इस जगह पे रिटर्न होगा, और इस ऑब्जेक्ट की जो फीट और इंचेस की जो वैल्यूज होंगी वो इस D3 ऑब्जेक्ट की फीट और इंचेस की वैल्यू बन जाएंगी। ठीक है, तो इसको मैं जो है इसको मैं बिल्ड कर लेता हूं प्रोग्राम को। ठीक है, और इसको ना मैं रन करके आपको दिखा देता हूं। यहां पे अगर आप देखेंगे ना, ये स्टेटमेंट जो चल रही है, ठीक है, कि द फीट एंड इंचेस ऑफ D1 ऑब्जेक्ट आफ्टर प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट के बाद, यानी कि आपने ये लिखा है ना प्लस प्लस D1, तो D1 के फीट और इंचेस की वैल्यूज क्या थी? 2.5 एंड 7.25, तो इसने इंक्रीमेंट कर दिया है 3.5 एंड 8.25। ठीक है, देन यहां पे नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है कि द फीट एंड इंचेस ऑफ D2 ऑब्जेक्ट आफ्टर, यहां पे सॉरी प्री इंक्रीमेंट नहीं है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो D2 के फीट और इंचेस से 3.5 एंड 6.75, तो ये आपको दिखा रहा है यार D2 जो है उसके फीट और इंचेस की वैल्यू अभी 4.5 और 7.5 है। और अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, ये D3 और D4 के ऊपर। ओके जी, यहां पे ना अब अगर हम देखें D3 और D4 को, ठीक है, तो ये D3 ऑब्जेक्ट जो है इसका कह रहा है कि यार D3 ऑब्जेक्ट के अब ये जरा गौर से देखना है आप, ठीक है, इसको जरा गौर से देखें। ये कह रहा है द फीट एंड इंचेस ऑफ D3 ऑब्जेक्ट आर फीट 3.5 एंड इंचेस 8.25, और D3 को आपने असाइन क्या किया था? D3 को आपने असाइन किया था D3 को आपने असाइन किया था प्लस प्लस D1। अच्छा जी, अब देखें ये जो आपकी स्टेटमेंट है ना, D3 इज इक्वल टू प्लस प्लस डी वन ने क्या किया कि आपके जो D1 जो ऑब्जेक्ट है उसके फीट और इंचेस को प्री इंक्रीमेंट कर दिया, कि पहले इंक्रीमेंट किया है और उसके बाद जो है ना उसने D3 ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ना, अगर हम इसके कंस्ट्रक्टर को, या सॉरी इसके जो ऑपरेटर वाला जो फंक्शन है, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट वाला, इसमें लिखा है यार फीट प्लस प्लस फीट, यानी कि पहले फीट वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाओ, किसकी? D1 की, ऑब्वियसली, क्योंकि प्लस प्लस यानी कि प्री इंक्रीमेंट जो है वो D1 के साथ आपने इसको यूज किया हुआ है, तो D1 के फीट और D1 के इंचेस यहाँ पे एक्सेसिबल होंगे, और उनकी
D1 की फीट और इंचेस जो है वो प्री इंक्रीमेंट हो रही होंगी। मतलब कि पहले इसकी वैल्यू को बढ़ाओ और उसके बाद डिस्टेंस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर आप इसको पास कर दो, नेमलेस ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर को। तो यहाँ पे जब है आपका जो D3 ऑब्जेक्ट होगा, इसको ना D1 की प्री इंक्रीमेंट का मतलब है कि 2.5 चेंज हो जाएगा 3.5 और 7.25 चेंज हो जाएगा 8.25, और ये आपके D3 के अंदर ये वैल्यू जो है ना ये कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद ये जो आपने लिखा ना D2++, का मतलब है कि यार पहले ना यहाँ पे आपका जो पोस्ट इंक्रीमेंट जो फंक्शन है ये चलना शुरू हो जाएगा, और इसमें फीट प्लस प्लस इंचेस प्लस प्लस यानी कि फीट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो D2 के फीट और इंचेस जो है वो D2 के इंचेस जो है ना यहाँ पे एक्सेसिबल होंगे। और यहाँ पे फीट प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है, मींस कि यार जो D2 के फीट की वैल्यूज हैं और जो D2 के इंचेस की वैल्यूज हैं वो आप पहले कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करो और उसको इंक्रीमेंट बाद में करो। यानी कि D2 के फीट को भी इंक्रीमेंट करना है, साथ साथ D2 के इंचेस को भी इंक्रीमेंट करना है, लेकिन पहले फीट D2 के और इंचेस को, D2 के फीट और D2 के इंचेस को आप इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करें और फिर उसके बाद D2 के फीट और D2 के इंचेस को आप इंक्रीमेंट करें। तो D2 प्लस प्लस जो है वो आपने पास किया है किसको, D4 को। तो D2 के जो फीट और इंचेस की वैल्यूज होंगी ना 3.5 एंड 6.75, वही D4 की भी वैल्यूज होंगी, ठीक है। यहां पे मैं आपको डिस्प्ले करा के दिखा देता हूं, साथ में ये भी आपको दिखा देता हूं जो कोड है, ठीक है। द फीट एंड इंचेस ऑफ D1 ऑब्जेक्ट आफ्टर प्री इंक्रीमेंट, तो भाई प्री इंक्रीमेंट किया है तो 2.5 3.5 हो जाएगा, 7.25 जो है वो 8.25 हो जाएगा। द फीट एंड इंचेस ऑफ D2 ऑब्जेक्ट आफ्टर प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, सॉरी आफ्टर पोस्ट इंक्रीमेंट, दिस इज नॉट प्री इंक्रीमेंट, दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट, क्योंकि D2 के साथ आपने पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में ठीक है ना, या 3.5 से ये 4.5 हो जाएगा और 6.75 से ये 7.75 हो जाएगा। लेकिन देखने वाली चीज D3 ऑब्जेक्ट है और D4 ऑब्जेक्ट है। D3 ऑब्जेक्ट, ठीक है, D3 ऑब्जेक्ट को क्या असाइन हो रहा है, D3 ऑब्जेक्ट को प्री इंक्रीमेंट D1, यानी कि D1 के जो फीट और इंचेस है ना उनको पहले इंक्रीमेंट करो और उसको D3 के कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर दो। D3 के नहीं, सॉरी, नेमलेस ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर दो उसके कंस्ट्रक्टर को। तो नेमलेस ऑब्जेक्ट के फीट और इंचेस की वैल्यू जो है ना वो D1 के फीट और इंचेस से एक ज्यादा होगी, तो वो नेमलेस ऑब्जेक्ट ही आपके बेसिकली D3 के अंदर असाइन होगा। नेमलेस ऑब्जेक्ट का फीट, नेमलेस ऑब्जेक्ट का जो इंचेस की वैल्यू है वो D3 के अंदर असाइन होगी। तो D3 की ओरिजिनल फीट और इंचेस की वैल्यू है 2.5 एंड 7.25, तो प्री इंक्रीमेंटेड 3.75 एंड 8.25 इसको असाइन हो जाएगी। यहां पे D2 प्लस प्लस इट विल रिटर्न अ नेमलेस ऑब्जेक्ट, और वो D2 के फीट और इंचेस ही की वैल्यू यहां पे रिटर्न करेगा, ठीक है। और वो नेमलेस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा होगा D2 के फीट और D2 के इंचेस, और वो असाइन हो जाएगा D4 ऑब्जेक्ट के फीट और D4 ऑब्जेक्ट के इंचेस के अंदर। तो D2 के फीट और इंचेस की वैल्यू इनिशियली क्या थी, 3.5 एंड 6.75, तो D4 को भी बेसिकली D2 के ओरिजिनल फीट 3.75 और D2 के ओरिजिनल इंचेस 6.75 ही की वैल्यू असाइन होगी, और फिर उसके बाद ये इसकी D2 के फीट और D2 के इंचेस जो हैं वो इंक्रीमेंट होंगे, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, इंक्रीमेंटेड वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। तो इसी तरीके से आप इस प्रोग्राम को जो है वो प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप यूज कर लें, यानी कि आप यहां पे अगर लिख दें लेट्स सपोज D3 इज इक्वल टू माइनस माइनस D1, तो उसके लिए आपको क्या चेंज करना पड़ेगा कि एक तो ये जो आपका ये जो ऑपरेटर माइनस माइनस का फंक्शन है विच इज यूज टू ओवरलोड द प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यहां पे डिस्टेंस लिख दें और यहां पे आप लिख दें रिटर्न डिस्टेंस माइनस माइनस फीट कॉमा माइनस माइनस इंचेस, ठीक है, इसके अंदर। एंड सेम इज द केस विद दिस, ठीक है, पोस्ट डिक्रीमेंट यहां पे लिख दें डिस्टेंस और इसके अंदर लिख दें रिटर्न डिस्टेंस, और कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करने फीट माइनस माइनस कॉमा इंचेस माइनस माइनस, जैसे कि हमने यहां पे पास किया है इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के केस में। तो आई बिलीव कि ये प्रोग्राम जो है ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, तो उसके लिए मुझे अपनी जो स्लाइड्स हैं वो ओपन करनी होंगी। ओके जनाब, तो नेक्स्ट स्लाइड है ओवरलोडिंग द बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड एज इजी एज यूनरी ऑपरेटर बाय यूजिंग अ नॉन स्टैटिक फंक्शन, जैसे कि हमने एक नॉन स्टैटिक फंक्शन बनाया था ऑपरेटर प्लस प्लस के नाम से, ऑपरेटर माइनस माइनस के नाम से, उसी तरीके से एक नॉन स्टैटिक आपको
एक मेंबर फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा क्लास के अंदर। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स जो हैं दे कुड बी एडेड यूजिंग अ मेंबर फंक्शन ऐड अंडरस्कोर डिस्ट, लाइक dist3 डॉट ऐड अंडरस्कोर डिस्ट। तो इसमें क्या हो रहा है कि dist1 के ऑब्जेक्ट और dist1 के फीट और इंचेस और dist2 के फीट और इंचेस आपस में ऐड हो रहे हैं और वो dist3 को असाइन हो रहे हैं, ठीक है। या दूसरा आसान तरीका ये कि बजाय इसके कि आप फंक्शन कॉल कर लें, सिंपल आप जो है ना बाय ओवरलोडिंग द प्लस ऑपरेटर वी कैन रिड्यूस द डेंस लुकिंग एक्सप्रेशन। यार इतनी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन की बजाय अगर हम इस तरीके से लिख दें dist3 इज इक्वल टू dist1 प्लस dist2, जहां पे dist1 जो है वो भी डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट है, dist2 जो है वो भी डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट है और dist3 जो है वो भी डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट है। और इस स्टेटमेंट से हो ये रहा है कि dist1 के फीट की वैल्यू और dist2 की फीट की वैल्यू आपस में ऐड हो रही है, dist1 के इंचेस की वैल्यू और dist2 के इंचेस की वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं और यहां पे रिटर्न कर दी जा रही हैं dist3 ऑब्जेक्ट के अंदर। तो dist3 ऑब्जेक्ट के अंदर dist1 और dist2 के फीट की एडेड वैल्यू पड़ी होगी और dist1 और dist2 के इंचेस की वैल्यू आपस में ऐड होकर dist3 के इंचेस वेरिएबल के अंदर असाइन हो रही होगी। एग्जांपल के अंदर देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्लास है, डिस्टेंस की क्लास है, प्राइवेट हमारे पास इंटीजर फीट, फ्लोट इंचेस, पब्लिक इसका पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। यहाँ पे आपका ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है डिस्टेंस, ये इसकी इनिशियलाइजर लिस्ट है कि जब भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चले तो उस ऑब्जेक्ट के फीट में 0 चली जाए वैल्यू और इंचेस में 0.0 चली जाए वैल्यू। ये इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है कि इसको इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ft और फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल in एज एन आर्ग्यूमेंट हम इसको जो है इसमें वैल्यूज यहाँ पे आके इन दो वेरिएबल्स में रिसीव होंगी और इन दोनों वैल्यूज के साथ करना क्या है, ft की वैल्यू डेटा मेंबर फीट में स्टोर कर दें और in जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू इंचेस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर देंगे। फिर ये शो डिस्ट का एक फंक्शन है जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शंस आपको पता है मेंबर फंक्शंस वो होते हैं जो कि अपने डेटा मेंबर्स की वैल्यूज जो है ना वो चेंज नहीं कर सकते, उनको इजाजत नहीं होती और इसका काम नहीं है ना, इसका काम तो खाली फीट वेरिएबल की वैल्यू शो करना है और इंचेस वेरिएबल की वैल्यू शो करना है। जो भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा उसकी फीट और इंचेस की वैल्यू ये शो करेगा। नाउ डिस्टेंस रिटर्न टाइप है, ऑपरेटर प्लस ये मेरे फंक्शन का नाम है और इसको ना मैं एज एन आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन को मैं एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं डिस्टेंस टाइप का एक ऑब्जेक्ट d2, ठीक है। और ये भी मैंने कांस्टेंट डिक्लेयर किया, आप चाहें तो खैर इसको नॉन कांस्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, इसको भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस डिस्टेंस d2, ये डिस्टेंस d2 क्या चीज है, ठीक है। यहां पे कोड लिखा है इंटीजर f टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया इज इक्वल टू फीट कौन से ऑब्जेक्ट का फीट यहां पे एक्सेस होगा प्लस d2 डॉट फीट ये किस ऑब्जेक्ट के फीट यहां पे एक्सेस हो रहे हैं, फ्लोट i इज इक्वल टू इंचेस प्लस d2 डॉट इंचेस यहां पे किस ऑब्जेक्ट के इंचेस वेरिएबल की वैल्यू डेटा मेंबर की वैल्यू यहां पे एक्सेस हो रही है और यहां पे किस डेटा मेंबर के इंचेस वेरिएबल की वैल्यू जो है ना यहाँ पे एक्सेस हो रही है। अगर हम लिख रहे हैं d2 डॉट इंचेस तो ये भी हम थोड़ी देर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट एक लॉजिक लगाई भी हमने, लिखा है इफ i यानी कि इंचेस की वैल्यू इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 तो क्या करो कि इंचेस में से 12 माइनस कर दो और फीट को इंक्रीज कर दो, जो कि लॉजिक ठीक नहीं है। ये प्रोग्राम कॉपी किया गया है रॉबर्ट लेफोर की किताब में से और उसके ऑपरेटर ओवरलोडिंग के चैप्टर में से। वहां पे इफ लगा हुआ है, इफ नहीं है, बेसिकली इस इफ को आप चेंज करने वाइल से, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि क्यों। और जब ये फंक्शन खत्म हो जाएगा तो आखिर में हमने लिखना है यार रिटर्न करो डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करो और उसको वेरिएबल f और i की वैल्यू जो है ना वो एज एन आर्ग्यूमेंट हम इसमें पास करके हम कह रहे हैं कि इसको रिटर्न कर दो, ठीक है। कैसे काम करेगा ये, लेट्स सपोज आपने अपने मेन फंक्शन के अंदर डिस्टेंस टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया है dist1 और उसके फीट और इंचेस को आपने वैल्यूज दी हैं 3, 1.5। डिस्टेंस टाइप का आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है dist2 और आपने उसको वैल्यू पास की है 2, उसकी फीट की वैल्यू है एंड 2.25 इज द वैल्यू ऑफ इट्स इंचेस। डिस्टेंस dist3 आपने एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया और आपने लिखा dist3 इज इक्वल टू dist1 प्लस dist2, ठीक है। ओके जी, अब यहां पे जब आपका ये ऑब्जेक्ट बनेगा dist1 तो इसके फीट और इंचेस की वैल्यू होगी 3 एंड 1.5। जब आपका ये dist2 ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसकी फीट और इंचेस की वैल्यू होगी 2 एंड 2.25, जैसे कि यहां पे है जो वैल्यूज आपने पास की हैं वो ही इसकी फीट और इंचेस वैल्यू वेरिएबल्स में जाके स्टोर भी हो जाएंगी। और dist3 जो बनेगा ना तो ये तो आपने dist3 जब बनेगा तो इसके लिए जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो होगा आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर,
नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, यानी कि इसके फीट की वैल्यू 0 हो जाएगी, इंचेस की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। ओके जी, अब यहां पे आपने ये जो स्टेटमेंट लिखी है मेन फंक्शन के अंदर, dist1 प्लस dist2, dist1 प्लस dist2, इसमें ये जो प्लस है ना, प्लस आपका, ठीक है, इसके दो ऑपरेंड्स हैं, इसका एक ऑपरेंड है राइट, इसका एक ऑपरेंड है इसके लेफ्ट साइड पे dist1 और एक ऑपरेंड है इसके राइट साइड पे dist2, ठीक है। जब आप इस प्लस के ऑपरेटर को जब यूज करोगे ना विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिस्टेंस क्लास, तो आपका ये फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस ऑपरेटर प्लस डिस्टेंस d2। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो d2 है, ये जो डिस्टेंस टाइप का जो ऑब्जेक्ट है d2, इसमें dist2 ऑब्जेक्ट के फीट इंचेस की वैल्यू स्टोर होगी या dist1 के? तो इसमें ना dist2 ऑब्जेक्ट जो कि आपके इस ऑपरेटर के राइट साइड के ऊपर है dist2, तो dist2 ऑब्जेक्ट के जो फीट और इंचेस की वैल्यू है, वो इसके अंदर जो पैरामीटर के अंदर जो आर्ग्यूमेंट हमने इसको जो दिया है इस फंक्शन को, जो ऑपरेटर प्लस का फंक्शन है, जिसमें हमने एक वेरिएबल या जिसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है डिस्टेंस टाइप का d2, तो बेसिकली राइट साइड के ऊपर जो dist2 ऑब्जेक्ट है, इसके फीट और इंचेस की वैल्यू ना d2 के फीट और इंचेस के अंदर जाके कॉपी हो जाएगी। तो dist2 के फीट और इंचेस की वैल्यू है 2 एंड 2.25, यहां पे आपके सामने है, यही 2 एंड 2.25 जो है वो आपके इस d2, ये जो d2 ऑब्जेक्ट है, d2 जो ऑब्जेक्ट है, इसके फीट और इसके इंचेस वेरिएबल में 2 एंड 2.25 जाके स्टोर हो जाएगी। जबकि यहां पे ये जो लिखा है ना हमने फीट और इंचेस, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कौन से ऑब्जेक्ट के फीट और इंचेस की वैल्यू यहां पे एक्सेसिबल होगी। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट आपका प्लस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, जो कि कौन सा है, dist1, तो dist1 के फीट और dist1 के इंचेस वैल्यू यहां पे एक्सेसिबल होगी विद इन दिस ऑपरेटर प्लस फंक्शन। इस ऑपरेटर प्लस फंक्शन के अंदर जब आप यहां पे लिखते हो ना फीट, तो बेसिकली dist1 के फीट यहां पे एक्सेसिबल होंगे, जो कि किसके बराबर है, 3 के बराबर है। और इस ऑपरेटर प्लस फंक्शन के अंदर आपने लिखा है ना इंचेस, तो ये आपके प्लस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे जो dist1 ऑब्जेक्ट है, इसके इंचेस वेरिएबल की वैल्यू यहां पे एक्सेसिबल होगी। तो फीट में लिखा है 5 यहां पे अब क्या होगा कि dist1, ठीक है, इसके फीट और इंचेस, ठीक है, यहां पे ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना इंटीजर f इज इक्वल टू फीट प्लस d2 डॉट फीट, तो फीट प्लस d2 डॉट फीट, तो हमें पता है कि यार इस प्लस ऑपरेटर के राइट साइड पे जो ऑब्जेक्ट है उसके फीट यहां पे एक्सेसिबल है, एक्सेस हो रहे हैं, और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो फीट वेरिएबल है वो बेसिकली ये आपके इस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे जो dist1 है, इसके फीट यहां पे एक्सेसिबल हो रहे हैं, ठीक है। तो वो दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, यानी कि dist1 और dist1 के फीट और dist2 के फीट आपस में ऐड हो रहे हैं और इस वेरिएबल f के अंदर असाइन हो रहे हैं। तो dist1 के फीट है 3, dist2 का फीट है 2, दोनों का सम आएगा क्या, 5, और 5 जो है वो आपका स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल f के अंदर, ठीक है। तो ये वेरिएबल फीट नहीं है बल्कि वेरिएबल f है एक्चुअली, ये आप यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, ये ETT, बल्कि इसको मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर देता हूं, ये FEET नहीं है, ये बेसिकली वेरिएबल f है, ठीक है। और यहां पे जो आपके dist1 के इंचेस हैं 1.5 और dist2 के इंचेस हैं 2.25, वो भी आपस में ऐड हो जाएंगे, और 3.75 जो है ये इंचेस नहीं है, ये वेरिएबल i है, एंड दिस इज द वेरिएबल विच इज इनसाइड दिस पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है, आपके इस फंक्शन के अंदर है, ये ऑपरेटर प्लस का जो फंक्शन है, ठीक है। वेरिएबल f के अंदर ये आपका dist1 के फीट और ये आपके dist2 के फीट आपस में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे वेरिएबल i के अंदर dist1 के इंचेस और dist2 के इंचेस आपस में ऐड हो जाएंगे, और इस तरीके से आपका ये जो नेमलेस ऑब्जेक्ट है ये रिटर्न करेगा डिस्टेंस f, i, ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, नेमलेस ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट ने क्या रिटर्न, इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया जाएगा, ये ऑब्जेक्ट वहां रिटर्न होगा जिस जगह पे आपने इसको कॉल किया था, इस ऑपरेटर को बेसिकली आपने जिस जगह पे यूज किया था, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पे आके रिटर्न हो जाएगा, ठीक है ना, इस जगह पे आके रिटर्न हो जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट के, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके फीट वेरिएबल की वैल्यू है 5, इंचेस वेरिएबल की वैल्यू है 3.75,
वो बेसिकली डिस्क 3 के अंदर जाके कॉपी हो जाएगा, यानी कि डिस्क 3 के फीट वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 5 और डिस्क 3 के इंचेस वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 3.75, क्योंकि जो नेमलेस ऑब्जेक्ट है जो कि रिटर्न हो रहा है यहां पे आके रिटर्न होगा, ठीक है, डिस्ट 1 प्लस डिस्ट 2 की जगह पे यहां पे आके रिटर्न होगा। इस नेमलेस ऑब्जेक्ट के अंदर इसकी फीट वेरिएबल की वैल्यू है 5 और इसके इंचेस वेरिएबल की वैल्यू है 3.75। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो डिस्ट 3 का जो फीट है वो 5 हो जाएगा और इसके इंचेस की वैल्यू जो है वो चेंज होके 3.75 हो जाएगी। ओके जनाब, मैं इस स्लाइड को क्लोज कर लेता हूं और इस स्लाइड को मैं एक दफा फिर से ओपन कर लेता हूं, ठीक है। ओके जी, अब यहां पे हमने एक और स्टेटमेंट लिखी है डिफरेंट। अगर मैं मेन फंक्शन के अंदर ये स्टेटमेंट लिखता हूं डिस्टेंस डिस्ट 4, एक चौथा ऑब्जेक्ट मैंने अगर डिक्लेयर किया है, ठीक है, और यहां पे मैं लिखता हूं डिस्ट 4 इज इक्वल टू डिस्ट 3 प्लस डिस्ट 1 प्लस डिस्ट 2। तो अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि एक तो ये कि इसकी एसोसिएटिविटी क्या होगी, क्योंकि यहां पे भी प्लस है यहां पे भी प्लस है। कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, डिस्ट 1 प्लस डिस्ट 2 पहले परफॉर्म होगा या डिस्ट 3 प्लस डिस्ट 1 पहले परफॉर्म होगा? तो बेसिकली आपका डिस्ट 1 प्लस डिस्ट 3 प्लस डिस्ट 1 ये ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, ठीक है, जैसे पहले परफॉर्म हो रहा था प्रीवियस एनिमेशन के अंदर। यहां पे एक नेमलेस ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा और उस नेमलेस ऑब्जेक्ट के फीट और इंचेस की वैल्यू यहां पे रिटर्न होंगी और वो नेमलेस ऑब्जेक्ट जो है वो फर्दर आगे ऐड होगा डिस्ट 2 के साथ, और नेमलेस जैसे डिस्ट 3 के फीट डिस्ट 1 के फीट के साथ ऐड होंगे, डिस्ट 3 के इंचेस डिस्ट 1 के साथ ऐड होंगे इसके इंचेस की वैल्यू। तो उसी तरीके से यहां पे जो रिटर्न्ड होगा नेमलेस ऑब्जेक्ट, उस नेमलेस ऑब्जेक्ट के यहां पे आपका एक नेमलेस ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा, इस जगह पे एक नेमलेस ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा जिसकी फीट और इंचेस की वैल्यूज होंगी। नेमलेस ऑब्जेक्ट की फीट की वैल्यू डिस्ट 2 के फीट के साथ ऐड होंगी और नेमलेस ऑब्जेक्ट के इंचेस की वैल्यू डिस्ट 2 के इंचेस की वैल्यू के साथ फर्दर ऐड हो जाएंगी। और ये कंप्लीट, ये जब ऐड होगा ये नेमलेस ऑब्जेक्ट इस डिस्ट 2 के साथ, तो यहां पे फर्दर एक और नेमलेस ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। ये पूरे का पूरा डिस्ट 3 प्लस डिस्ट 1 प्लस डिस्ट 2 विल बी इट विल बी रिप्लेस्ड विद अ नेमलेस ऑब्जेक्ट, और वो नेमलेस ऑब्जेक्ट जो है उसमें डिस्ट 3 के फीट प्लस डिस्ट 1 के फीट प्लस डिस्ट 2 के फीट, उसके अंदर उस नेमलेस ऑब्जेक्ट के इंचेस वेरिएबल के अंदर डिस्ट 3 के इंचेस प्लस डिस्ट 1 के इंचेस प्लस डिस्ट 2 के इंचेस इसमें स्टोर होंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये जो नेमलेस ऑब्जेक्ट होगा इसकी फीट और इंचेस की वैल्यू जो है वो डिस्ट 4 ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएगी एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो डिस्ट 4 को ना आपका ये जो डिस्ट यहां पे डिस्ट 3 डिस्ट 1 डिस्ट 2, यानी कि डिस्ट 1 के फीट 3 प्लस 2 5 प्लस 5 10, तो डिस्ट 4 के फीट में 10 स्टोर हो जाएगा। और यहां पे 1.5 प्लस 2.5 2.25 प्लस 3.75 प्लस 2.25 ये आपका बन जाए 6 6 प्लस 1.5 ये बनता है 7.5। तो आपके डिस्ट 4 के इंचेस के अंदर 7.5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से डिस्ट 3 इज इक्वल टू डिस्ट 1 प्लस डिस्ट 2 ये हमने डिस्कस किया है अभी, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हमने डिस्कस किया है। द आर्ग्यूमेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑपरेटर डिस्ट 1 इन दिस केस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ विच द ऑपरेटर इज अ मेंबर, ठीक है, कि प्लस ऑपरेटर के राइट साइड के ऊपर जो आपका ऑब्जेक्ट है ना डिस्ट 1, वो जो ऑपरेटर फंक्शन जो कॉल होगा ना वो इसका मेंबर फंक्शन होगा। तो इसके मेंबर फंक्शन के अंदर जो फीट और इंचेस जो वैल्यूज हमने लिखी थी यहां पे, ये वेरिएबल इंचेस वेरिएबल फीट, तो ये बेसिकली डिस्ट 1 के फीट और इंचेस यहां पे डिस्ट 1 के फीट और इंचेस जो है वो यहां पे एक्सेसिबल होंगे, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द ऑपरेटर विच इज द डिस्ट 2 इज एन आर्ग्यूमेंट टू द ऑपरेटर प्लस फंक्शन। जो आपके ऑपरेटर प्लस फंक्शन का ये जो आर्ग्यूमेंट है ना डिस्टेंस d2, वो बेसिकली आपका लेट्स सपोज डिस्ट 1 प्लस डिस्ट 2 लिखा हुआ है हमने, तो ये जो डिस्ट 2 होगा ये एज एन आर्ग्यूमेंट इसको पास हो जाएगा d2 को, ठीक है। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द ऑपरेटर रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट बाय वैल्यू विच इज असाइंड टू डिस्ट 3, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी थी ना यहाँ पे डिस्ट 3 इज इक्वल टू डिस्ट 1 प्लस डिस्ट 2, तो डिस्ट 1 जो है इसका ये मेंबर फंक्शन होगा जो कि कॉल होगा ये वाला ऑपरेटर प्लस,
और मेंबर फंक्शन के अंदर ये फीट और इंचेस वेरिएबल्स जो है वो इसी ऑब्जेक्ट के एक्सेसिबल होते हैं dist1 के, और ये जो dist2 है ये एन आर्ग्यूमेंट इसको पास हो जाएगा d2 को, ठीक है। और ये जो नेमलेस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो उस नेमलेस ऑब्जेक्ट की जितने भी आपके फीट और इंचेस की वैल्यूज होंगी वो डिस3 को असाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर लिखी हुई थी इस स्टेटमेंट के अंदर, द ऑपरेटर रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट बाय वैल्यू विच इज असाइन टू डिस3 ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके ऊपर ये एक वही चीज है डायग्रामेटिकली डिस्कस की गई है यहाँ पे, और ये बेसिकली पिक्चर है रॉबर्ट लेफोर की किताब से ली हुई है, ठीक है। ओके जी। इन दी ऑपरेटर प्लस फंक्शन, जो फंक्शन हमने बनाया है, द लेफ्ट ऑपरेंड इज एक्सेस्ड डायरेक्टली सिंस दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ विच द ऑपरेटर इज अ मेंबर। उसके जो लेफ्ट पे जो प्लस ऑपरेटर के लेफ्ट पे जो ऑपरेटर जो ऑपरेंड पड़ा हुआ था, ठीक है, उसकी बात हो रही है कि इट इज एक्सेस्ड डायरेक्टली। उसके जो मेंबर्स हैं फीट और इंचेस, उनको आप डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है जिसके लिए ये आपका ऑपरेटर जो है ये इसका मेंबर फंक्शन है। The right operand is accessed as the function's argument as d2.feet and d2.inches। तो वो एज एन आर्ग्यूमेंट जो है फंक्शन के आर्ग्यूमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है आपका जो दूसरा ऑपरेंड है प्लस साइड के राइट साइड पे। ये वही चीज है जो रिपीट हो रही है, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। एन ओवरलोडेड ऑपरेटर ऑलवेज रिक्वायर्स वन लेस आर्ग्यूमेंट देन इट्स नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। कि जो ओवरलोडेड ऑपरेटर है, जैसे प्लस का ऑपरेटर होता है ना, प्लस का ऑपरेटर जो है उसके लिए आपको दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन जब हम प्लस के ऑपरेटर को जब हम ओवरलोड करते हैं तो उसका जो फंक्शन होता है ऑपरेटर प्लस, उसके अंदर दो नहीं बल्कि एक ऑपरेंड जो है ना, मतलब उसके अंदर जो एक आर्ग्यूमेंट होगा ना उसके अंदर एक ही आर्ग्यूमेंट होगा। देखिए प्लस ऑपरेटर के लिए कितने प्लस ऑपरेटर जो है, अगर मैं आपको यहां पे दिखा सकूं प्रीवियस स्लाइड के ऊपर, ठीक है, यहां पे अगर मैं आपको दिखा सकूं कि जो प्लस का जो ऑपरेटर है इसके साथ कितने ऑपरेंड्स हैं, दो ऑपरेंड्स हैं। लेकिन ये जो फंक्शन है ना ऑपरेटर प्लस, इसके अंदर एक लेस आर्ग्यूमेंट होगा इसके अंदर, ठीक है। यानी कि इसके 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 ऑपरेंड्स दो हैं तो इसके अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो 2 - 1 होगा, ठीक है। ये बेसिकली डिस्कशन की जा रही है, या इस पॉइंट के अंदर बेसिकली इस पॉइंट का ये मतलब है, ठीक है, ये वाला। An overloaded operator always requires one less argument than its number of operands. That's why unary operators requires no argument. इसीलिए जो unary operator हमने जो overload किया था तो उसका जो हमने फंक्शन लिखा था ऑपरेटर प्लस प्लस या ऑपरेटर माइनस माइनस, तो उसके अंदर हमने कोई आर्ग्यूमेंट भी पास नहीं किया था सिवाय पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, और वो भी कोई आर्ग्यूमेंट थोड़ी है, वो भी हमने एक कीवर्ड इंटीजर लिख दिया था जिससे ये पता लगेगा कि ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड हुआ हुआ है। नेक्स्ट कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आई बिलीव कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आए होंगे। प्रैक्टिस आपको लाजमी करनी होगी, प्रैक्टिस के बगैर आप इसको समझ नहीं पाओगे, ठीक है। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें। बुक के अंदर ये एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को भी आप देख लें। रॉबर्ट लेफोर की किताब के अंदर एग्जाम्पल है जो हमने डिस्कस की है, वो सारी रॉबर्ट लेफोर की किताब के अंदर वो एग्जाम्पल है, और उसको खुद ट्राई करें। उसके बाद ये आपको इंशाल्लाह कंप्लीटली जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो, लेक्चर पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, इसको आप जो है इस पे आप कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, और इस चैनल को जिसका नाम कोड विद फैसल है इसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।